अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स मैंने आज दूसरा लेक्चर लाया है सोशालजी के ऊपर। जो सुपरवाइज़र के पोस्ट्स हैं 60 मार्क्स का जो सोशालजी सेलेबस में है वहाँ पे मेंशन है। पहला जो उसमें 6 यूनिट्स है। पहला यूनिट जो है ना उसके 5 जो सब डिविजन्स है ना, तो हर एक डिवीजन के दो दो मार्क्स है। पहला जो पार्ट है ना वो मैंने पहला लेक्चर है ना उसमें 2 मार्क्स मैंने कंप्लीट किए हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब आज दूसरा उसमें मैंने क्या किया है, उसमें मैंने बेसिक साइको ये सोशोलॉजी पढ़ाई है, हर एक बेसिक चीज़, और उसके साथ मैंने 80 एमसीक्यूज़ भी कवर किए हैं उसी एक ही वीडियो में। और साथ साथ में पहला सब टॉपिक जो है ना यूनिट नंबर 1 का, तो वो भी मैंने कवर किया है। आप वो 2 मार्क्स ज़रूर देखना, उनमें से 2 मार्क्स कंफर्म है। और आपको और चीज़ें ऐड नहीं करनी चाहिए, मतलब आपको सिलेबस लिमिटेड रखना चाहिए सो दैट आप रिवाइज कर सको। तो मैंने यहाँ पे फिर से जो टॉपिक नंबर 2 है ना, सब टॉपिक नंबर 2 यूनिट 1 का, जिससे ऑलमोस्ट 2 मार्क्स जिससे आएंगे, तो यहाँ पे मैंने एक तो 110 एमसीक्यूज़ मैंने लाए हैं, और मैंने थ्योरी पोर्शन भी यहाँ पे लाया है। हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें। हम स्टार्ट करते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है स्ट्रेटा है ना, यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रेटा प्लूरल और स्ट्रेटम विच मीन्स लायर और सीरीज ऑफ लायर्स ऑफ ए रॉक इन द ग्राउंड। तो इसका क्या मतलब है? स्ट्रेटा जो है ना ये प्लूरल है, स्ट्रेटम जो है ना ये सिंगुलर है। अगर एक लायर है ना उसको कहेंगे स्ट्रेटम, अगर ज़्यादा लायर्स हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रेटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फिगर भी लाई है, रॉक की जो लायर्स हैं ना इनको कहते हैं स्ट्रेटा। ठीक है, रॉक। अब सोशोलॉजी में रॉक का क्या काम है? बस ये टर्म यूज़ ली गई है जियोलॉजी से। क्या से? जियोलॉजी से ये टर्म ली गई है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है द टर्म बारोड फ्रॉम जियोलॉजी। बस यहाँ पे जो डिविजन्स है ना वो ऑन द बेस ऑफ कास्ट है, ऑन द बेस ऑफ सोशल क्लास हैं। तो इन चीज़ों के बेस पे यहाँ पे डिविजन्स है, लायर्स हैं सोसाइटी में, इसीलिए इस टर्म को यूज़ किया। बाकी यहाँ पे रॉक अलग चीज़ है, यहाँ पे अलग चीज़ है, बस ये टर्म यूज़ की गई है यहाँ पे। तो हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा इट रिप्रेजेंट्स द रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स और सोशल पोजीशंस एंड स्टेटस। यानी इससे इस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है ना, यहाँ पे हम डिफरेंट रैंक्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को। एक का हाई क्लास है, दूसरे का लो क्लास है, तीसरे का उससे भी लो क्लास है। रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में। तो और सोशल पोजीशन क्या है एक इंसान की, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया जाता है। द टर्म वाज बारोड बाय जियोलॉजी, ये भी मैंने बोला, रेफर्स टू हायर आर्किकल अरेंजमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पे हायर आर्की अरेंजमेंट का पता चलता है, इसका बाप कौन है, उसके 2 बेटे हैं, उसका क्या है आगे। फिर इस तरह इसको हायर आर्की कहते हैं, ये भी यहाँ पे पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस, हम क्यों पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, देखो। नोइंग व्हाट टाइप ऑफ लाइफ इंडिविजुअल्स आर लिविंग, यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है। तो नोइंग व्हाट टाइप ऑफ लाइफ इंडिविजुअल्स लिव इन ए गिवन सोशल ग्रुप, सो एक सोशल ग्रुप में इंडिविजुअल्स किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, ये एक पॉइंट है। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम दूसरा है। तीसरा और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन पीपल इन द सेम स्ट्रेटम, एक ही स्ट्रेटम में पीपल की रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल एक फैमिली एक स्ट्रेटा है ना, स्ट्रेटम है ना, तो उसमें एक दूसरे से के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है वो भी हमें पता चलता है यहाँ पे। और टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स असाइनड इनटू डिफरेंट हायरार्कीज, यहाँ पे अगर डिफरेंट हायरार्कीज भी है ना तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप पता चलता है, डिफरेंट में भी और सेम में भी, सेम में भी और डिफरेंट में भी। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं क्विकली इस पीडीएफ से गो थ्रू हो जाऊंगा, तो आप को जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे आप उसको मेंशन करना। इसके बाद थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, 2 टाइप्स के कंसेप्ट हैं, 2 टाइप्स के थ्योरिस्ट्स हैं, आप समझ लें इस तरह। द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, आगे भी थ्योरीज हैं वो अलग है, डेफिनेशंस हैं। तो यहाँ पे एक तो फंक्शनल थ्योरी होती है, एक तो कन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। या आप याद रखना, हम देखते हैं दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दोनों जो थ्योरीज हैं वो क्या कहती है। पहली थ्योरी है ना द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेगमेंट्स और हायरार्कीज एंड सोशल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज। ये जो है ना
फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये क्या कहते हैं, सोशल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज़, इसका एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, द मेन आर्ग्यूमेंट इज़ दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ फंक्शनल, ये भी आपको याद रखना है। पर्पसफुल, एसेंशियल इन द सोसाइटी, ये भी है। नो सोसाइटी इज़ क्लासड और अनस्ट्रेटिफाइड, कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ पे क्लासेस ना हो, जहाँ पे अमीर गरीब ना हो, जहाँ पे रिच पुअर ना हो, जहाँ पे हाई क्लास और लोअर क्लास लोग दोनों वहाँ पे एग्जिस्ट ना कर रहे हों। तो ये भी एक पॉइंट ये बोल रहे हैं। इसके बाद यूनिवर्सल, ये मैंने ओवरऑल लिखा है, यूनिवर्सल, फंक्शनल, इनएविटेबल, यानी जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये वाली स्ट्रैटिफिकेशन, ये वाली डिवीजन हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम ये अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि अमीर और गरीब की डिफरेंस हम अवॉइड नहीं करते ना एक सोसाइटी में। इट इज़ मतलब अनअवॉइडेबल कि वहाँ पे गरीब ना हो अमीर हो, या अमीर ना हो गरीब, मतलब दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हम दूसरी थ्योरी पे जाते हैं। वो क्या कहती है, द कन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑल्सो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट सोशल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी, ये भी ये वाला पॉइंट एक्सेप्ट करती है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, बट दे, यानी दे मीन्स यहाँ पे प्रोनाउन, यानी कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट जो है ना, जो इस थ्योरी को मानते हैं ना, वो क्या कहते हैं, डू नॉट बिलीव दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज फंक्शनल, वो नहीं मानते हैं कि वो फंक्शनल नहीं है। ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है इसका, अकॉर्डिंग टू द कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट्स इट इज़ द वे ऑफ ऑपरेसिंग वन ग्रुप ऑफ पीपल बाय अनदर, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना वो दूसरे लोगों को सुप्रेस करता है। इसका ये इस थ्योरी के अंडर ये चीज़ भी आती है। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, आपके सिलेबस में दो चीज़ें मेंशन है, एक तो सोशल क्लास है, एक तो सोशल कास्ट है। कास्ट और क्लास ये दोनों पढ़ना, उसके बाद हम 110 MCQs लाएंगे, इसके रिलेटेड बस इतना ही पढ़ना है और डीप नहीं जाने की कोशिश करना, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, आपको 3 मंथ्स हार्डली मिलेंगे, तो आपको रिवाइज भी करना है। और आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर किया करें, मुझे बहुत टाइम लगता है PDF बनाने में और फिर मटेरियल को सम अप करने में। प्लीज़ आप, अगर आप सपोर्ट करोगे, मतलब आप अगर ये वीडियो शेयर करोगे और लोगों के साथ, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी, मैं भी आगे फिर इसी तरह वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगा। हम आगे बढ़ते हैं, सोशल क्लास के बारे में पढ़ते हैं। सोशल क्लास कैन बी डिफाइंड एज ए कैटेगरी और लेवल ऑफ पीपल फाउंड इन सिमिलर पोजीशन इन द सोशल हायरार्की, यानी सोशल क्लास में क्या होता है कि जो, एक मिनट, जो can be defined as the category or a level of a people found in similar position in the social hierarchy. This division may include wealth, occupation, education. ये यहाँ पे जो सोशल क्लास है ना, यहाँ पे 3 क्लास होते हैं आजकल। एक तो लवर, आपने अपने राशन कार्ड्स पे देखे होंगे, वहाँ पे BPL, बिलो पोवर्टी लाइन, AAY, इस तरह के जो डिविजन्स होते हैं ना, तो यहाँ पे भी जो सोशल क्लास है ना, वहाँ यहाँ पे कास्ट पे डिफरेंस नहीं होती है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन के बेस पे, यहाँ पे जेंडर के बेस पे, यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड के बेस पे डिवीजन होता है, यहाँ पे रिलीजन के बेस पे डिवीजन होता है, यहाँ पे इनकम के बेस पे, यहाँ पे एजुकेशन के बेस पे, वेल्थ है, ऑक्यूपेशन, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं सोशल क्लास में। इन मॉडर्न वर्ल्ड सोसाइटीज़ हैव बीन डिवाइडेड यूजुअली इनटू 3 क्लासेस। क्या क्या, एक तो लोअर क्लास है, एक तो मिडिल क्लास है, एक तो अपर क्लास है। ये आपने सुना होगा, ये जर्नल टर्म्स हैं, आपने बहुत बार सुनी होंगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, क्या लिखा है मैंने, ओपन सिस्टम सोशल क्लास इज कॉमन इन इंडस्ट्रियलाइज्ड मॉडर्न एंड लिटरेट सोसाइटीज़, कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी जो आजकल चलती है उसको कंटेम्प्रेरी कहेंगे। तो जो कास्ट सिस्टम है, ये जो है ना सोशल सिस्टम है, क्लास सिस्टम, ये ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम क्या मतलब कि यहाँ पे अगर गरीब है वो अमीर भी बन सकता है, यानी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि इसीलिए इसको कहते हैं ओपन सिस्टम, यानी ओपन है। यहाँ अगर कोई गरीब लड़का है वो पढ़ाई करेगा अच्छे से, कोई भी है गरीब तो वो पढ़ाई करेगा, वो इस क्लास में आ जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं ओपन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, जो कास्ट है ना, कास्ट अब हम पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक जो आपके जो सब टॉपिक जो मेंशन है ना, वहाँ पे कास्ट भी मेंशन है। कास्ट क्या है कि द सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन, यानी जो ये सिस्टम है रिलीजन के बेस पे है, और इसको स्ट्रांगली ट्रेडिशनल बिलीफ है, रिलीजियस के बेस में बहुत ज़माने से चला आ रहा है। आपने हिंदू कास्ट सिस्टम सुना होगा। इसके बाद वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज, ये डिफ़िकल्ट है चेंज करना, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद फीचर्स क्या है कास्ट सिस्टम के,
इट इज़ वेरी रिजिड एंड क्लोज्ड। यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल एक की एक कास्ट है, दूसरी की दूसरी एक और कास्ट है, तो ये चेंज नहीं हो सकती है ना कास्ट में, चाहे ये कितनी भी मेहनत करे, ये कास्ट से कास्ट मतलब चेंज नहीं होती है ना। यहाँ पे मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये भी आप याद रखना, ये क्लोज्ड है। जो क्लास सिस्टम है वो ओपन है, और जो ये कास्ट सिस्टम है ये क्लोज्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये यही बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम स्ट्रेटम प्रैक्टिस एंडेगमी। यहाँ पे जो लोग हैं ना एक स्ट्रेटम के, तो वो एंडेगमी प्रैक्टिस करते हैं। एंडेगमी मतलब क्या है कि वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं मतलब अपने ही क्लैन में, क्लैन मीन्स ग्रुप, किनशिप आप कह सकते हैं, तो शादी वहीं पे करते हैं। तो ये भी आप याद रखना, यहाँ पे मतलब प्रेफर करते हैं, पहले कास्ट को देखते हैं कि कास्ट क्या है, उसी हिसाब से फिर शादी करते हैं। इंटर मैरिज बिटवीन स्ट्रेटा इज़ नॉट परमिटेड। यानी यहाँ पे जो है ना कास्ट सिस्टम है ना, एक कास्ट है दूसरी कास्ट है, यहाँ पे मैरिजेस पॉसिबल नहीं है, हो जाती है मतलब आजकल जो मॉडर्न सोसाइटीज़ अब ओपन हो रही हैं तो वहाँ पे होती है, लेकिन पहले मतलब आप इन जनरल याद रखें कि कास्ट सिस्टम में ये मतलब नहीं परमिटेड है, परमिटेड नहीं है। इसके बाद ओक्यूपेशनल डिफरेंस भी होती है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर हिंदू कास्ट सिस्टम पढ़ोगे ना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर पीस्ट्स कौन आते हैं, फिर ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके बाद यानी ओक्यूपेशन की डिफरेंस भी होती है कास्ट सिस्टम में। स्वीपर्स अलग है, तो इसी तरह। इसके बाद एक और पॉइंट क्या है, फूड शेयरिंग, सोशल वर्किंग, फ्रेंडशिप्स एट्सेट्रा आर परमिटेड ओनली विद इन ए स्ट्रेटम नॉट बिटवीन स्ट्रेटा। तो इसमें क्या है कि जो सेम कास्ट है ना वो एक दूसरे का खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब डिफरेंट दो है ना, अब मैं नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलरली, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब हो जाता होता है ये कि एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के साथ नहीं खाता है। ये भी चीज़ें हैं जो कास्ट सिस्टम में आती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं भी बाकी टॉपिक्स को भी इसी तरह पीडीएफ बना के इसी तरह अच्छे से आप तक प्रोवाइड करूं, ये वाला मटेरियल। इसके बाद है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सोसाइटी। जो गरीब लोग हैं ना गाँव में, ये ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि वही ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरल सोसाइटी के, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ उनको कहते हैं जहाँ पे ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के साथ अटैच हैं। तो ये गाँव में रूरल एरियाज़ में ही होता है, तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ भी इसमें आते हैं। इसके बाद द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कास्ट इज़ द हिंदू कास्ट सिस्टम। ये आपको आगे मैं बताऊंगा अच्छे से, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है अच्छे से। इसके बाद ये जो दिस सिस्टम जो है ना हिंदू कास्ट सिस्टम, ये 3,000 साल पुराना है, वहाँ से चला आ रहा है। और इसको ऑफिशियली नालीफाई कब, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नालीफाई कब हुआ, 1947 में। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दीज आर ब्राह्मणस, क्षत्रियाज, वेश्याज, शूद्राज और हरियाणाज। किसी किसी जगह चार ही है, एक दो तीन चार, किसी जगह चार ही है। अगर ये भी हुआ तो आपको याद रखना है, ये भी ज़्यादातर चार ही होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे ब्राह्मण सबसे ऊपर, प्रीस्टर्स, टीचर्स। क्षत्रियाज क्या है, वॉरियर्स, लैंडलॉर्ड्स। वेश्याज क्या है, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स। शूद्राज क्या है, पीजेंट्स और सर्वेंट्स। हरियाणा मतलब इनका यही काम है, ये यहाँ पे मतलब जो कास्ट सिस्टम था ना, मतलब अभी भी है, तो ज़्यादातर पूरा पहले ज़्यादा हुआ करता था, तो प्रीस्ट यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता है। ये जो है ना, ये जो है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता है, ये यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता है, ये यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता है। बस इतना आप याद रखना, इनका अलग अलग काम है। हरियाणा से अनटचेबल्स यानी सोशल आउटकास्ट, लेदर वर्कर्स, स्वीपर्स। जो स्वीपर्स होते हैं, एक मूवी है, मैं आपको यहाँ पे उसका नाम बताऊँ, शायद उसका नाम है कुटली, कुछ इस तरह का नाम, हाँ इस तरह का नाम है। तो आप ये मूवी देखना, यहाँ पे दलित्स के बारे में एक अच्छी मैसेज प्रोवाइड की गई है कि इस तरह इस कास्ट सिस्टम के बारे में अगर आप देखना चाहते हो तो अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। एक आपका एक शायद किसी का परसेप्शन चेंज हो जाए इस कास्ट सिस्टम के रिलेटेड, तो आपको ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ये मूवी जो है ना ये ज़रूर देखना। इसके बाद इन एंशंट रोमन एंड हिब्रू स्लेव्स, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वर नॉट कंसिडर्ड व्हेन द पॉपुलेशन सेंसस वाज कंडक्टेड। यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि रोमन्स और हिब्रूस जो सोसाइटीज़ हुआ करती थी ना पहले, रोमन्स हो, हिब्रू और अदर मिडल एजेस में भी, वहाँ पे भी क्या हुआ करता था, जो स्लेव्स थे, वुमेन्स और चिल्ड्रन जो थी ना, इनको इनका जो
पॉपुलेशन सेंसस नहीं किया जाता था, ये भी आपको याद रखना है। ये भी एक क्लास आप समझ लें, एक कास्ट सिस्टम पे बेस्ड था। इसके बाद डेफिनेशंस है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहाँ पे डेफिनेशन दी गई होगी, आपको बोला जाएगा कि ये किसने दी है, तो ये आपको याद रखना है। पहला क्या है, ओग हर्न एंड निम्किफ, the process by which individuals and groups are ranked in more or less enduring hierarchy of status is known as stratification। इसने stratification की definition इस तरह दी। अब आपको अगर मैं थोड़ी सी ट्रिक बता दूं तो यूनिक है, अनयूजुअल है, लेकिन एक दफ़ा आपके माइंड में ट्रिक आ जाएगी ना, फिर आपको ये याद हो जाएगा। नमकिफ, नमकीन के साथ कनेक्ट करो, नमकिफ ने नमकीन के साथ कनेक्ट करो। लेस और मोर, आप समझ लें आपने चाय बनाई, ना आपको उसमें वो ये नमक ना ज़्यादा डालना है ना कम डालना है। नमकीन चाय आपने बनाई तो नमकीन ना ज़्यादा नमक डालना है ना कम, ना लेस और मोर, ये वाली टर्म आप ये याद रखना। मोर और लेस जिस डेफिनेशन में है वो इसने दी है। तो इस तरह चीज़ों को एक दफ़ा माइंड में आप समझ लें, आप विजुअलाइज करो तो आपको हो जाएगा। तो इसके बाद है हैमोड एंड मैरी, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ए horizontal division of society into higher or lower social units। तो इस तरह अगर मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे ट्रिक, हॉरिजेंटल आप समझ लें, हॉरिजेंटल इस तरह होता है ना, आप समझ लें एक मैरिज हो रही है, क्या हो रही है, मैरिज हो रही है। तो हाँ, यहाँ पे क्या हॉरिजेंटल है ना, हाँ, आप समझ ले कोई हॉरिजेंटल एक आप समझ ले एक टेबल है, एक बड़ा सा स्टेज है हॉरिजेंटल वे में, तो इस पे शादी हो रही है किसी की, इस तरह कुछ भी आप याद रखो। यहाँ पे मैरी याद रखो, यहाँ पे हॉरिजेंटल याद रखो, इस तरह चीज़ों को कनेक्ट करो। एक दफ़ा आपने यही हॉरिजेंटल जब भी आएगा ना आपके माइंड में आना चाहिए एक हॉरिजेंटल स्टेज है, उसके ऊपर शादी हो रही है, तो इस तरह आप याद रखो ये सब। हाँ, तो मुझे शायद लग रहा है कि मेरा वीडियो ऑफ हुआ था, तो मैं यहाँ डेफिनेशंस मतलब डेफिनेशंस से फिर से स्टार्ट होता हूँ। ओ क्या है कि नम की फैंड ओघर्न, ठीक है। द पर्पस ऑफ the process by which individuals and groups are ranked in more or less enduring hierarchy of status is known as stratification। अब मैं थोड़ी सी ट्रिक आपको बताऊंगा। मैंने शायद मेरा वीडियो ऑफ हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ से फिर स्टार्ट किया है। तो नमकिफ जो है ना, इसको नमक के साथ कनेक्ट करो, नमक। अब इसको याद कैसे करो, नमक को मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो यहाँ पे लेस और मोर है ना, आपने एक नमकीन चाय बनानी, ना आपने ज़्यादा नमक डालनी है ना आपने कम नमक डालनी है, बस इस तरह चाय बनानी है आपको, ना ज़्यादा नमक डालनी है ना कम, ना मोर और लेस, दोनों में मतलब कुछ नहीं करना है। बस इस तरह आप यार नमकीन के साथ याद रखो तो इस तरह याद हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी आपको हो जाएगा ना ये, तो आपका हो जाएगा फिर, मतलब थोड़ी सी कोई ना कोई टर्म कनेक्टेड करो, यूनिक सी टर्म, इसके बाद आपको याद हो जाएगा। इसके बाद Hammond and Mary, social stratification is a horizontal division of society into higher or lower social units। तो हायर हॉरिजेंटल है ना, कोई आप स्टेज एक देखो, एक स्टेज है हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल स्टेट है, ये स्टेज है, ठीक है। इसके ऊपर एक शादी होती है, स्टेज एक है उसके ऊपर एक शादी होती है। तो आप इस तरह याद रखो, एक याद रखो ना, दूसरा हो जाएगा। मैरी है ना यहाँ पे, मेरी, तो इस तरह याद रखो, मेरी, हैमोड एंड मेरी, हॉरिजेंटल के साथ कनेक्ट करो, ये यूनिक सी टर्म है इस डेफिनेशन में, तो इस तरह याद रखो। इसके बाद मेलविन एंड टूमेन, ठीक है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ एनी सोशल ग्रुप सोसाइटी इज ए हायरार्की ऑफ ए पोजीशन दैट आर अनइक्वल एंड रिगार्डेड पावर प्रायोरिटी सोशल इवाल्वेशन एंड साइकिन ग्रेटिफिकेशन। अब ये एक टर्म यूनिक है इसमें, साइकिन, तो इसको इसके साथ किसी भी तरह याद रखो, तो आपका ये वाली डेफिनेशन है ना, ये भी याद हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लुंडबर्ग। तो a stratified society is one marked by inequalities, by differences among people that are evaluated by them as being lower and higher। अब यहाँ पे जो डिफरेंस अमंग पीपल है ना, डिफरेंस अमंग पीपल, तो यहाँ पे याद रखो ये एक यूनिक सी आप समझें फ्रेज है, थोड़ी सी एक हाफ सेंटेंस है, ये इतना याद रखो, ये लंडबर्ग के साथ कनेक्ट करो, इस तरह ये भी डेफिनेशन याद हो जाएगी। क्योंकि डेफिनेशन वहाँ पे आती है तो वहाँ पे फिर ये बोला जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी, तो ये याद रखना आपने। इसके बाद है विलियम्स ने क्या डेफिनेशन दी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन सवाल ऑफ superiority equality according to some commonly accepted
बेसिस ऑफ इवॉल्वेशन। अब इसको किस तरह याद रखोगे इस डेफिनेशन को, सुपीरियोरिटी है ना, प्रायोरिटी आप निकालो इस टर्म से, प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी आपकी विल होती है ना, आप सबसे पहले उसी को प्रायोरिटी देते हो। आपको मर्जी, जो विल मीन्स मर्जी, विल पावर, मर्जी आपकी, जो आपकी मर्जी होती है ना उसी को आप प्रायोरिटी देते हो ना। तो इस तरह किसी भी तरह इन डेफिनेशंस याद रखो, इनको मिस नहीं करना। अब हम MCQ स्टार्ट करते हैं, 110 MCQs। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के MCQs हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो MCQ है ना वो क्या है, Dash is the largest set of people regarded by themselves or others as sharing similar status with regard to wealth, power and prestige। अब यहाँ पे wealth आया तो आपको डायरेक्ट ही पता है कास्ट, क्लास सिस्टम के, कास्ट में नहीं आएगा, एक क्लास में आएगा। द टाइप ऑफ कॉम्युनियलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ शेयरिंग एंड मिनिमल सोशल इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पे क्या है, करे ये कॉम्युनियलिज्म, आपको पता होगा चाइना में कम्युनिज्म है, क्यूबा में है, और भी वेनेजुला में भी है। तो इस तरह की जो कंट्रीज़ है ना वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका जॉब कितना भी हो ना, मतलब बड़ा जॉब करते हो, आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, वो ऑलमोस्ट उसी मज़दूर के बराबर होती है जो एक मज़दूरी करता है ऑलमोस्ट। तो इस तरह आप समझ लें कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है, लेस इनइक्वालिटीज़ है वहाँ पे। तो मिनिमल लेस सोशल इनइक्वालिटीज़ कहाँ पे है, ये प्रिमिटिव है, इसको कहते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म। आजकल नहीं है अब, लेकिन पहले पहले जो कम्युनिज्म हुआ करता था ना वो क्या था, वो इसी तरह का था, हर एक को सेम सैलरी, चाहे वो एक साइंटिस्ट हो चाहे एक मजदूर हो, सैलरी सेम मिलेगी, पैसे सेम मिलेंगे। तो प्रिमिटिव सोशल कम्युनिज्म में हुआ, मतलब करता है ये सब। The system which involves great social inequalities and the ownership of some persons by others, ये आपको पता होगा, स्लेवरी इसका आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि ओनरशिप ऑफ सम पीपल बाय अदर्स पे क्या होता है कि ओनरशिप ऑफ सम पर्सन्स बाय अदर्स कहाँ पे होता है, स्लेवरी में होता है, जब हम स्लेव ओन करते हैं ना। तो इसके बाद Dash is a system in which an individual is permanently assigned to a status based on his or her parent status is called, ये आपको पता होगा, parent status किसको मिलता है, कास्ट के हिसाब से, जो पेरेंट की कास्ट होगी वही आपकी कास्ट होगी। इसके बाद द स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इज़ मोर ओपन, कहाँ पे ओपन ज़्यादा है, वो क्लास में है, क्योंकि एक लोअर क्लास का बंदा ऊपर आ सकता है ना, ये ओपन है इसके लिए, अगर ये मेहनत करेगा तो ये पहुँचेगा ना यहाँ पे। इसके बारह का जो कास्ट है ना वो क्लोज्ड होती है, ये भी आप याद रखना। इसके बाद काइंड ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम विच इज़ मोर क्लोज्ड, क्लोज्ड कौन है, अभी मैंने बोला तो ये कास्ट है। इसके बाद इन डेश सोसाइटी इज द सर्वाइवल ऑफ द ग्रुप paramount and the people will share their resources to ensure that the group survives। ये आपको पता होगा कि जो ट्राइबल एरियाज़ है ना प्रिमिटिव, जो आपने अगर कुछ डिस्कवरीज पे कुछ आप डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे ना प्रिमिटिव लोगों की, जो 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 कोई भी अमेज़न में है, जहाँ पे भी है ट्राइबल एरियाज़, तो आप देखना वो मतलब होल अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। 4-5 बंदे जाते हैं बाहर शिकार करने के लिए, सब के लिए वो लाते हैं। तो इस तरह आप याद रखना, ये प्रिमिटिव जो सोसाइटीज़ है ना वहाँ पे, जो ट्राइबल एरियाज़ है ना वहाँ पे क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केयर करते हैं अपने ग्रुप के रिलेटेड, ठीक है, अपने ग्रुप के लिए वो बहुत कंसर्न रहते हैं। तो ये आप याद रखना, कोई भी उन पे अटैक करेगा एक बंदे पे तो वो सब मतलब आएंगे ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग होते हैं। Dash is called the moment of a person from one status to another, either between generations or within a person adult career। यहाँ पे अगर आप गौर से क्वेश्चन ही पढ़ोगे ना, कैरियर भी आया यहाँ पे और मोमेंट भी आई। मोमेंट कहाँ पे होती है आपको पता होगा, एक सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर की मोमेंट नहीं होती है ना, एक लोअर क्लास का बंदा अपर क्लास पे पहुंचा तो सोशल मूवमेंट है सोसाइटी में ही होता है। इसके बाद डैश इज कॉल्ड द मोबिलिटी बॉट अबाउट बाय चेंजेस इन द स्ट्रैटिफिकेशन हायरार्की। फॉर इंस्टेंस एज सोसाइटी बिकम्स मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो टर्म आई है ना, ये आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक स्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी होती है ना, तो इस तरह आप याद रखना। द सिस्टम विच इज़ सिनोनिमस फॉर फ्यूडलिज्म इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, स्टेट, क्योंकि ये स्टेट के लैंड के साथ रिलेटेड है ना टर्म, स्टेट, स्टेट लैंड के साथ, आप इस तरह याद रखो। तो फ्यूडलिज्म लॉर्ड जो है ना, ये ज़मीन के साथ मतलब फ्यूडलिज्म आपको
पता होगा, अब तो ऑलमोस्ट अब नहीं है, लेकिन फ्यूडलिज्म अभी भी है कुछ जगहों पे। तो फ्यूडलिज्म क्या है कि वहाँ पे एक बंदा होता है ऊपर, उसके अंडर ज़मीन होती है, वो और लोगों को वो देता है, फिर उससे एक सर्टन परसेंटेज ऑफ दैट यील्ड वो अपने लिए लेता है उनसे। तो ये आप याद रखना, फ्यूडलिज्म उसको कहते हैं। ये किसके साथ रिलेटेड है? स्टेट सिस्टम के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? द सिस्टम इन विच क्लर्जी, नोबिलिटी, कॉमनर्स फंक्शन लाइक थ्री पॉलिटिकल ग्रुप्स, ये किसके साथ रिलेटेड? अगेन ये है स्टेट सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिलेटेड है। आप उतना नहीं जाना है, बस आप ये याद रखना ये टर्म्स इसके साथ रिलेटेड है। द टाइप ऑफ ए सोशल सिस्टम विच इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द हिंदू फिलोसफी एंड रिलीजन। हिंदू फिलोसफी एंड रिलीजन आ गए। अब आपको पता है ये ज़्यादातर किसके लिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे? कास्ट सिस्टम के रिलेटेड। डिवाइन ओरिजिन है उस इसका, मतलब इस तरह आप याद रखना। The term caste is derived from the Danish word casting means breed or lineage। ये आपको मैंने पहले भी बोला है शायद। तो यहाँ पे ये टर्म कहाँ से निकली है? स्पेनिश से। अगर स्पेनिश और पोर्टुगीज दोनों वर्ड आए ना, तो दोनों को टिक करना, ये आपको याद रखना। इसका मतलब क्या होता है? लीनिएज या ब्रीड या रेस, इस तरह आप याद रखना। ये स्पेनिश वर्ड से निकला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी हैड इट्स ओरिजिन इन द डे सिस्टम। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, चतुर्वर्णा, चतुर्वर्णा। ये आपको याद रखना है, फैक्चुअल है, याद रखो ऐसी तरह। ये आपको मतलब दूर से ही लग रहा है कि ये एक हिंदू, मतलब इंडियन हिंदू, ये जो हिंदी वर्ड है ना, इसी तरह का वर्ड है। तो इस तरह आप याद रखो किसी भी तरह। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, द संस्कृत वर्ड फॉर कास्ट इज वर्णा विच मीन्स कलर। ठीक है, कास्ट को कलर मीनिंग संस्कृत में। द कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी हैड इट्स ओरिजिन इन द चतुर्वर्णा सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज, एक और है ना, तो वो क्या है? हरियाणाज। तो आपको मैंने वो ऑलरेडी बोला है। तो ये 4 या 5 डिविजन है इनमें। अकॉर्डिंग टू देश एंड देश, when status is wholly predetermined so that men are born to their lot without any hope of changing it, then the class takes the extreme form of caste। ये किसने बोला है? बस आपको ये डेफिनेशन अगर पता होगी तो आपको ये पता होना चाहिए। ये मेलवर एंड पेज ने दी थी। एक और डेफिनेशन है, उन डेफिनेशंस में नहीं है ये, बस आपको ये याद रखना है किसने दिया है? मेलवर एंड पेज ने। इसी तरह आप याद रखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू हिंदू कास्ट सिस्टम विच इज़ द मेजर अपर कास्ट। ये आपको पता होगा, ब्राह्मण सबसे ऊपर है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू देश द चीफ क्राइटेरिया ऑफ डोमिनेशन ऑफ ए कास्ट एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल पावर, रिचुअल प्योरिटी एंड न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, किसने बोला है? M.N. श्रीनिवासन। ये आपको बस एज इट इज़ याद रखना है। रिचुअल प्योरिटी, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, न्यूमेरिकल, ये आपको याद रखना है। ये डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू हिंदू कास्ट सिस्टम, विच कास्ट इज़ द लोवेस्ट इन द कास्ट, यानी लोवेस्ट कौन है कास्ट सिस्टम में? कौन सी लोवेस्ट है? शूद्राज। अगर हरियाणाज होता है यहाँ पे तो वही करना टिक। अगर यहाँ पे शूद्राज आया तो शूद्राज, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए डिवीजन होता है। इसके बाद विच एस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी हैज़ बीन इग्नोर्ड बाय दीवास एंड मोरी। यानी दीवास और मोरी जो है ना, इन्होंने जो डेफिनेशंस दी है ना, ये एक अलग डेफिनेशन। बस आपको ये याद रखना है उन्होंने कौन सी चीज़ इनमें नहीं ली है। ये भी ली है हैंडसमनेस एंड ब्यूटी, स्टेटस भी लिया है, इंपॉर्टेंट पोजीशन भी, पावर एंड अथॉरिटी के बारे में उन्होंने बात नहीं की। बस इसका यही है आंसर, क्या है? बी पार्ट। इसके बाद एंड्री बैटली रिगार्ड्स कॉस्ट एज, वो क्या कंसिडर करता था कॉस्ट को? वो कंसिडर करता था कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट इसको। इसके बाद इन विच बुक डज श्रीनिवासन, जिसका हमने पहले जिक्र किया, टॉक्स अबाउट द थ्योरी ऑफ संस्कृताइजेशन द फर्स्ट टाइम, किस बुक में पहली दफ़ा उसने इस थ्योरी ऑफ संस्कृताइजेशन है ना, इसका मेंशन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर जो है वो सी है, रिलीजन एंड सोशल अमंग क्रूगस। ठीक है,
रुक आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, टिक द करेक्ट वन। करेक्ट वन को हमने टिक करना है। द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी ऑफ मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स एंड वेबर आर आइडेंटिकल। ये तो गलत है, इनकी सेम डेफिनेशन नहीं है ना। आपने पीछे जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया है ना, तो वहाँ पे भी मैंने बोला वेबर और मार्क्सिस्ट है ना, ये कार्ल मार्क्स जो है ना, तो इनकी डेफिनेशंस मैंने वहाँ पे भी बताई है, इनका क्या मतलब इनके की पॉइंट्स क्या है वो सब। तो आप वो भी देखना, वो वीडियो आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे इसका मैंने मेंशन किया है। तो ये भी आपने याद रखना, ये आइडेंटिकल नहीं है, गलत है, इसका ये ऑप्शन नहीं हो सकती। इसके बाद वेबर कंसंट्रेट्स ऑन क्लास पार्टी एंड स्टेटस वायर एज कार्ल मार्क्स फोकस ऑन क्लास। ये जो है ना ये ठीक है, क्योंकि जो वेबर है ना इसने क्लास पे ज़्यादा फोकस किया है, पार्टी एंड स्टेटस। वायर एज मार्क जो कार्ल मार्क्स है इसने फोकस किया है सिर्फ क्लास पे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद तीसरी ऑप्शन जो है ना, वो वेबर्स थ्योरी कैन नॉट बी सेड एज द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी। क्यों नहीं? क्योंकि ये इसको बोलते हैं ना सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी, ये है, ये गलत है। मतलब ये वेबर्स थ्योरी कैन नॉट बी, उसको बोला जाता है, वो एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कैन नॉट बी सेड, तो ये गलत है ना। इसने भी थ्योरीज दी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के रिलेटेड। इसके बाद वेबर्स थ्योरी इज ऑन कास्ट वायरस मार्क कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्लास पे, ये तो गलत है, क्योंकि जो वेबर है ना वो क्लास, उसने कास्ट के बारे में नहीं बोला, यहाँ पे हमने पढ़ा वो कंसंट्रेट ऑन क्लास स्टेटस एंड पार्टी के पे कंसंट्रेट उसने किया। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग, ये भी टर्म्स, यहाँ से टर्म्स दी गई है, यहाँ पे इनको कनेक्ट करना है इन सोशोलॉजिस्ट्स के साथ। सबसे पहले प्रिमिटिव कल्चर है ना, ये किसके साथ रिलेटेड है? ई बी टेलर, ठीक है, प्रिमिटिव कल्चर, ठीक है। द गोल्डन बॉग, ये किसके साथ कनेक्टेड है? जेम्स फ्रेंजर, जेम्स फ्रेंजर। इसके बाद जो थर्ड है ना, एंशंट लॉ, ये किसके साथ? हेनरी मैनी, हेनरी मैनी, या मैन आप पढ़े या मैनी पढ़े, तो हेनरी मैनी इसका नाम है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। और ये जो है ना दास मटरचिट, ये बैकोफिन जे बैकोफिन इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी आप याद रखना। इसकी इसका करेक्ट आंसर क्या है ये मैंने मैच करके आपको बोला। इसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच, यानी यूनिवर्सलाइजेशन किसको बोलते हैं? यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दी गई है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है ना 25 का, वो है आंसर डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट अब क्यों है? द एलिमेंट्स ऑफ लिटिल ट्रेडिशन मूव अपवर्ड टू बिकम आइडेंटिफाइड विथ द ग्रेटर ट्रेडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी जो है ना यूनिवर्सलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? जो पहले लोअर लिटल से ग्रेट की तरफ जाती है ना सोसाइटीज़, इस तरह आप याद रखना, इसको यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं। बस आपको ये याद रखना है, द एलिमेंट्स ऑफ लिटिल ट्रेडिशंस मूव अपवर्ड, लिटिल ट्रेडिशंस मूव एंड बिकम आइडेंटिफाइड ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल से ग्रेट की तरफ, बस ये दो टर्म्स याद रखो, लिटिल लिटिल ट्रेडिशन से लेके ग्रेट ट्रेडिशंस, बस इतना याद रखो, आपको ये वाला पॉइंट याद हो जाएगा, लिटिल ट्रेडिशंस अपवर्ड ग्रेट ट्रेडिशंस की तरफ, बस इतना याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 26, the concept of missing women in the context of numerical impact of higher female mortality for various reasons in our country was given by, ये किसने बोला है? ये आपको याद रखना है। ये जो है ना ये मिसिंग जो है ना, ये अमर्त्य सेन, आपको पता होगा अमर्त्य सेन कौन है? अमर्त्य सेन आपने नाम सुना होगा, जो 1998 में इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था ना, इकोनॉमिस्ट। तो इसने बोला है ये आपको याद रखना। यहाँ पे मिसिंग गर्ल्स भी हो सकता है या मिसिंग वुमेन भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। मैंने यहाँ से नोट साथ में ही लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट अथॉरिटेटिव एंड वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ 6 मेजर रेडिकल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय, क्या कहता है क्वेश्चन 27 कि मोस्ट अथॉरिटेटिव एंड वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, वो कौन सी, किसने मतलब मतलब एक अथॉराइज्ड एक वाइडली एक्सेप्टेड किसकी क्लासिफिकेशन मानी जाती है, जो जिसने 6 क्लासिफिकेशन कास्ट की दिया रेडिकल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये किसने दी थी? ये आपको याद रखना है। ये जो है ना ये BS गुहा ने दी थी। क्या थी?
BS गुहा ने। ये आपको याद रखना। क्या इसने क्लासिफिकेशन 6 मेजर रेडिकल एलिमेंट्स, ये रेडिकल है, ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने नोट लिखा है ना, नोट है ना, जो ये है ना बी गुरिये, GS गुरे है ना, इसने 6 फीचर्स ऑफ कास्ट दिए। वहाँ पे पूछा जा सकता है ये किसने बोला है 6 फीचर्स ऑफ कास्ट के बारे में, तो ये इसने बोला है। लेकिन जो 6 मेजर रेडिकल एलिमेंट्स है ना, वो किसने बोला है, GS गुहे। ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, हु हु ओपिनियनड, असली में ये टेक्स्ट मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। किसकी ओपिनियन ये थी कि द रूलर इनइक्वालिटीज हैव मूव्ड फ्रॉम cumulative inequalities to dispersed inequalities। ये आपको अब याद रखना है, cumulative inequalities, dispersed inequalities। तो यहाँ पे पहले ये समझते हैं, मैंने ये यहाँ पे नोट भी लिखा है नीचे, ये नोट कास्ट इज इक्वल टू क्लास, ये कोमुलेटिव में होता है। जहाँ पे कास्ट और क्लास है ना, जहाँ पे चेंज होगी कास्ट क्लास यानी सेम है, तो यहाँ पे इसको कोमुलेटिव कहते हैं। और जो डिपर्सड इनइक्वालिटी है ना, तो यहाँ पे कास्ट नॉट इक्वल टू क्लास, यानी कास्ट एक में कास्ट इज इक्वल टू क्लास होता है, एक में कास्ट इज नॉट इक्वल टू क्लास। कास्ट क्लास के इक्वल होता है, क्लास एक में क्लास के इक्वल होता है, एक में कास्ट और क्लास इक्वल होता है, एक में कास्ट क्लास के इक्वल नहीं होता, उसको डिस्पर्सड कहते हैं, डिस्पर्सड इनइक्वालिटी। बस ये आपको याद रखना है। ये किसने दी थी, ये किसने बोला था, ये किसकी ओपिनियन थी, एंड्री बैटली, बैटली। इसके बाद हु वेयर द फर्स्ट टू डेवलप द इलीट थ्योरी, इलीट थ्योरी किसने पहले दी थी, ये आपको याद रखना है। ये दी थी पैट्रिटो एंड मॉस्का, पैट्रिटो एंड मोस्का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू M.N. श्रीवासन ए डोमिनेंट कास्ट इज वन विच एंजॉयज, कास्ट है यहाँ पे, कास्ट है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है ना, वो है इकोनॉमिक पावर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू M.N. श्रीवासन ए डोमिनेंट कास्ट इज वन विच एंजॉयज इकोनॉमिक पावर। डोमिनेंट वही होगी तो वही पावर, यानी जिसके पास पैसे होंगे वो सब वही तो एंजॉय करेगा ना इकोनॉमिक पावर। तो इतना इजी है ये वाला क्वेश्चन इसमें। लेकिन इसमें और ऑप्शंस भी है ना, तो वो उनको भी देखते हैं। नहीं, हाँ इसमें और ऑप्शंस भी है। तो इकोनॉमिक पावर भी वही करेगा, पॉलिटिकल पावर भी उसी के हाथ में होगा ना, B पार्ट C पार्ट, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी उसी में होगा, ये नहीं होगा। तो आप ABC इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ABC किस में है, ठहरो एक मिनट, ABC क्वेश्चन नंबर 30, इसका ABC आएगा। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट्स मेड द स्टेटमेंट दैट वन इज नॉट बॉर्न, ये बॉर्न है, ठहरो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, ये बॉर्न है। टेक्स्ट टाइपिंग करते करते बहुत प्रॉब्लम होती है, तो टाइम भी लगता है बहुत ज़्यादा। आई होप कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। इसके बाद विच वन, फिर से पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट्स मेड द स्टेटमेंट दैट वन इज नॉट बॉर्न बट रदर बिकम्स अ वुमन। ये किसने बोला है, बस आपको ये याद रखना है, ये किसने बोला है। क्वेश्चन नंबर 31, ये बोला है, एक मिनट, ये बोला है सिमवन डी बोवियर। ये आपको याद रखना है, ये फ्रेंच नाम है शायद, तो इसीलिए इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप बस ये याद रखना। अब याद किस तरह रखोगे, देखो यहाँ पर है ना वन इज़ नॉट बॉर्न, वन इस वर्ड में, इस फ्रेज में वन है ना, तो यहाँ पे भी सिम वन है ना, यहाँ पे वन है। तो मैं बीच बीच में आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा, एट लीस्ट आप इस वीडियो को देखा करें ना, तो यहाँ पे और चीज़ें भी आपको एडिशनल मिल जाती है। तो इसने एक बुक भी लिखी है, ये आपको याद रखना है। बुक एक ही है बुक, ये बुक्स लिखा है मैंने, इसका नाम क्या है, द सेकेंड सेक्स। इसका नाम क्या है, आपको पूछा जा सकता है द सेकेंड सेक्स बुक किसने लिखी, किस फेमिनिस्ट ने लिखी, आपको ये याद रखना है। वन के बाद आता है सेकंड, इस तरह आप ये याद रखो किसी भी तरह। इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऑक्यूपेशनल स्टेटस इज, यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो आजकल मॉडर्न सोसाइटीज़ है, जो ऑक्यूपेशन है ना वो अचीव किया जाता है, ठीक है, अचीव किया जाता है ना, कोई मेहनत करेगा फिर वो अचीव करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिक सेक्चुअलिटी, ये किसने बोला है, बस आपको ये याद रखना है, ये किसने बोला है, उसका नाम है एंटोनी गैडिंग्स, ठीक है।
गडिंग, गाड़ी होती है ना, गडिंग है ना गाड़ी। पीछे भी मैंने बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताई है पिछले वीडियो में, अगर आप वो वीडियो देखोगे ना आपको बहुत सारी डेफिनेशंस वहाँ पे ही याद हो जाएंगे। गाड़ी होती है ना, छोटी सी गाड़ी है आपके पास, तो वो प्लास्टिक की होती है ना, प्लास्टिक, बस आप समझ लें छोटी सी गाड़ी अपने बच्चे के लिए लाई है तो वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक सेक्चुअलिटी। इस तरह आप ये याद रखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, स्ट्रैटिफिकेशन इज सोशली पैटर्नड बिकॉज, कि सोशली इसको पैटर्न किया गया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवीजन की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है, मैं आपको द अबो आर ट्रू, मैंने सब इसमें आते हैं। देखो, द नॉर्म्स हैव टू बी टॉट एंड न्यू ईच अदर टू ईच जनरेशन। नॉर्म्स की वजह से भी है ना, मतलब एक सोसाइटी में नॉर्म्स चल रही है कि ये बड़ी है, आपको कास्ट सिस्टम पे, मतलब ये एक नॉर्म्स चलती आ रही है ना ट्रेडिशनली, तो ये भी एक वजह है नॉर्म्स के रिलेटेड। और पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, इकोनॉमिक है, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशन इफेक्ट, ऑल ऑफ दीज इसमें आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, जेंडर रोल्स एग्जिस्ट इन सोसाइटी ड्यू टू, सोसाइटी में है तो सोशलाइजेशन है ना, सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन है, और रेशन लिखा है मैंने तो सोशलाइजेशन है इसका करेक्ट ऑप्शन। सोसाइटी में है ना, जेंडर रोल्स एग्जिस्ट इन सोसाइटी ड्यू टू सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन होगी तो वहाँ पे जेंडर रोल्स आएंगे ना। तो इसके बाद जिसने पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल आपने सोसाइटीज़ पढ़ी होंगी, तो रोल्स किस तरह आएंगे, सोशलाइजेशन से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, डैश द कॉन्सिक्वेंसेस दैट फ्लो फ्रॉम इनइक्वालिटीज इन प्रॉपर्टी, पावर एंड प्रेस्टीज कैन बी क्लासिफाइड एज, इसको कहते हैं लाइफ चांस भी, लाइफ स्टाइल भी, और वैल्यूज एंड आइडियोलॉजीज, इसका ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जजमानी सिस्टम। ठीक है, जजमानी सिस्टम कैन बेस्ट बी एक्सप्लेनड बाय बैक्स की, एक मिनट। तो यहाँ पे जो जजमानी सिस्टम है ना, कैन बी बेस्ट एक्सप्लेनड एज, किस तरह, मतलब ये एज है, कैन बी एक्सप्लेनड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द पीपल। 37, 38 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी of development explains the relationship between the development and developing countries, who among the following gave world system theory of the developments, यानी ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी, ये वालरस्टीन ने दी थी। अब आप याद रखो, वाल के साथ है ना, वाल वर्ल्ड के साथ करें, वॉल थोड़ी राइमिंग है इनमें, वर्ल्ड वर्ल्ड वॉल, इस तरह याद रखो तो ये भी आपका हो जाएगा। ये वाली डेफिनेशन याद रखो, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, यानी मतलब आप इंक्रीज हो, जितना जितना आप इंक्रीज हो जाओगे ना, मतलब एक सिस्टम से दूसरी, एक स्ट्रेटम से दूसरे स्ट्रेटम में चले जाओगे, आपकी वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब उस एंगल से हमने इसको करना है। तो इसमें है ना, जो सबसे पहले कम्युनिटी आएगी, ठीक है, उसके बाद एसोसिएशन आएगी, उसके बाद सोसाइटी आएगी, उसके बाद स्टेट आएगी। स्टेट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उससे कम है ये, उससे कम है ये, उससे कम है ये, आपको याद रखना है। इसी तरह 39, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है, GS गुरिये, NK बॉस, यानी यहाँ पे बुक्स हैं, एक साइड से बुक्स हैं, दूसरे साइड से ऑथर्स, इनको आपने मेज करना है। मैंने यहाँ पे मेज करके रखा है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो बस एज इट इज़ ये आपको याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक किसने लिखी, तो ये आपको याद रखना है। अब 60 MCQs अगेन इसी टॉपिक पे, ये एक और सेट है MCQs का, 60 MCQs, हम ये भी जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डैश मीन्स द थिंग्स आर नॉट द सेम एज इट इज अपीयरेंस एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका करेक्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि अपीयरेंस और जब डिफरेंस होगी ना, मीन्स आर नॉट सेम, जब सेम नहीं होंगे वो डिफरेंटिएशन के हिसाब से हम देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, means the state dash means the state of distributing the valuable resources rewarded and positions in the society। तो ये क्या, ये किस
पे है इनइक्वालिटीज़, ठीक है, इनइक्वालिटीज़, यहाँ पे अनइक्वालिटी भी है, अनइक्वालिटी नहीं आएगा, इनइक्वालिटीज़ आपको बस ये टर्म याद रखनी है। क्वेश्चन इन द ऑर्डरिंग ऑफ सोशल यूनिटी एंड हायर एज हायर टू लोअर सुपीरियर और इन्फीरियर, यानी हायर से लेके लोअर तक, ठीक है, इस तरह है ना, इसको हायरार्की कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही थ्योरी पोर्शन में बता दिया है। पहले मैं देखूंगा ये वीडियो चल रहा है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। इसका क्या आएगा, हायरार्की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिवाइडिंग ऑफ पीपल इन ए सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंटिएशन इनइक्वालिटी एंड हायरार्की, उसको क्या कहेंगे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, हु आर द प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट्स मेनली एनालाइज्ड द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसका आंसर है किंग्सले, डेविस एंड विल्बर्ट ई मोरी, ठीक है, विल्बर्ट ई मोरी। आगे मैं बताता हूँ ये कहाँ का था, वो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा आगे, बस एज इट इज़ आपको ये याद रखना, किंग्सले, डेविस एंड विल्बर्ट मोरे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, डैश मीन्स द वे ऑफ परसीविंग समथिंग, परसीविंग समथिंग, पर्सपेक्टिव, इसको याद रखना है एज इट इज। इसके बाद इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर नेशनल शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस और एंग्लो इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 का, तो वो है बी पार्ट 14, इस तरह याद रखो। अगर रोमन में आपको प्रॉब्लम होती है 14 याद रखो, फिर इसको ये 10 है, ये 4 है, 14 इस तरह याद रखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ द राइट टू डिसाइड दैट हु विल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो है गवर्नर नहीं आएगा, वो आएगा प्रेसिडेंट। अगरचे वो प्राइम मिनिस्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही डिसीजन होता है, लेकिन साइन और ये सब चीज़ें ये तो प्रेसिडेंट पे होता है। इवन दो इनको प्रेसिडेंट को सजेस्ट भी करता है प्राइम मिनिस्टर और बीओडी, बट उसका जो आप समझ ले, लेकिन इसका आंसर जो आएगा वो प्रेसिडेंट आएगा। मैं लास्ट स्टेज में साइन तो उसी को करना है, इवन दो सजेशन कोई भी दे, साइन इसी को करना होता है, तो यही डिसाइड करता है। तो आपको ये याद रखना है, प्रेसिडेंट। डैश विच आर्टिकल एनविसेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ या फॉर शेड्यूल कास्ट, कौन सा बोलता है, आर्टिकल 338, ये एज इट इज़ आपको याद रखना है, कमीशन। इसके बाद अगर याद नहीं रहेगा तो आर्टिकल देखो किस तरह याद रखोगे, एम और एम है ना, कमीशन, एम एम, इसको उल्टा करो इस तरह, 3 3 इस तरह टर्न करो, 3 3 तो याद रह जाएगा ना, 3 3 फिर 8 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से अभी मैंने बोला नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड कास्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द हाईएस्ट हाईलाइट ऑफ द थ्योरी ऑफ किंग्सले, डेविस एंड विल्बर्ट मोरी अबाउट द थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 11 का, वो है अनइक्वल वैल्यू ऑफ डिफरेंट वर्क। क्वेश्चन नंबर 12, विच डिटरमाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ जॉब, ये तो इजी है, द डिग्री ऑफ स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, स्किल ही चाहिए ना जॉब के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द पेपर ऑफ डेविस एंड मोरी रेफर टू द फंक्शनल प्रोस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, अभी हमने बोला उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव, तो इसका जो नाम है ना इस पेपर का, रिसर्च पेपर होते हैं ना, तो इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। इसके बाद विच इज द insistence of Davis and Mori about the rising of social stratification, तो इसका इंसिस्टेंस क्या है, तो इसका ज़्यादातर फोकस कहाँ पे था, तो सोशल इनइक्वालिटी पे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, मैक्स वेबर वाज ए, कहाँ का था, ये जर्मनी का था, कहाँ का था, आप अगर गौर से पढ़ोगे ना, ये नाम मैंने ट्रिक भी बताई थी, वेबर जर्मन, अगर आप गौर से इन दोनों नामों को पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि ये दोनों वर्ड्स किसी एक ही लैंग्वेज से निकल आए हैं, इस तरह आप माइंड में बनाओ, देखो ज़रा, वेबर जर्मन जैसे एक ही लैंग्वेज से आए हैं, इस तरह याद रखो। What is the Weber's conceptualization about the base of stratification, वो है पावर, पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप, क्लास। इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, सॉरी ये गलत हुआ,
इसका जो आंसर है ना वो पावर, स्टेटस, ग्रुप एंड ग्रुप, क्लास एंड पार्टी, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। पीएससी याद रखो, पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी। पी से पावर, एस से स्टेटस ग्रुप, सी से क्लास एंड पार्टी। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर द थ्री डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एज रेफर्ड बाय वेबर? कौन से थ्री डायमेंशंस है जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्ड बाय वेबर ने दिए थे? तीन डायमेंशंस उसने कौन से बनाए थे? क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर जो है पीपीपी, पावर, प्रेस्टीज एंड प्रॉस्पेरिटी। याद रखना, पावर, prestige and prosperity. Question number 18. Dash, in the opinion of Weber, stratification is an organized manifestation of dash in society. Power है इसका. In opinion of Weber, stratification is an organized manifestation of power in society. यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है ना, ये आप समझ ले blank place है, तो इस तरह आप याद रखो power. Dash is a collection of individual who occupy comparable economic positions. कौन सा यहाँ पे comparable economic positions लेता है? क्वेश्चन नंबर 19, ये इकोनॉमिक आया ना, आपको पता है इकोनॉमिक है ना, वेल्थ के हिसाब से, एक की वेल्थ कम है ज़्यादा है, अगर इसकी भी वेल्थ इंक्रीज होगी ये भी इस ग्रुप में आएगा, शिफ्ट होगा, ये इस क्लास आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? क्लास, कंपेरेबल क्लास आएगा इसमें, क्योंकि तीन इकोनॉमिक्स में है ना, इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन थ्री ग्रुप्स, middle class, lower class, upper class. Dash is made up of individuals who are awarded a similar amount of social honor. कौन से लोगों को, कौन सा ग्रुप है जहाँ पे लोगों को सिमिलर स्टेटस दिया जाता है? तो स्टेटस ग्रुप, यानी एक स्टेटस, एक ग्रुप है यहाँ पे, एक ग्रुप है यहाँ पे, एक ग्रुप है यहाँ पे, यहाँ पे जो लोग होंगे उनका सेम स्टेटस होगा, यहाँ पे जो लोग होंगे उनके सेम स्टेटस होगा, यहाँ पे भी सेम स्टेटस होगा जब हम स्टेटस ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, क्लास में ऐसा नहीं होता है, ये आपको याद रखना। इकोनॉमिक ग्रुप में भी ऐसा नहीं होगा, डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रुप मतलब पर्सन्स आएंगे वहाँ पे, स्टेट्स ग्रुप आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है? देश इज ए काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेट अप स्पेसिफिकली टू compete फॉर पावर एंड विच ऑर्गेनाइजेस प्राइमरली इन परस्यूट ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 21, इट्स आंसर इज पार्टी। ठीक है, यहाँ पे पावर आया ना, पॉलिटिकल पार्टीज पावर के लिए लड़ते हैं ना, मतलब हमें पावर आ जाए तो इस तरह, तो इसका करेक्ट आंसर है पार्टी। एट टाइम्स मैं फंबल हो जाता हूँ बोलते बोलते, क्योंकि इनिशियली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सब, तो और यूट्यूब पे और ऊपर से यहाँ पे पहली दफ़ा तो फंबल हो जाता हूँ। आई एम सॉरी अगर किसी फॉर एनी इनकन्वीनियंस, तो आई होप कि आप इसको मतलब आप इग्नोर करेंगे अगर कोई फॉम्बलनेस, मतलब मेरे मुंह में कोई और अल्फाज निकल आता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बस आप इन वीडियोस को देखें और इनको शेयर करें, सो दैट मैं भी बूस्ट अप हो जाऊंगा एंड आई विल ब्रिंग अप मोर ओरिएंटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। हम कंटिन्यू करते हैं आगे, पहले उसके बाद जो कुछ होगा आई विल डिस्कस दैट लेटर। क्वेश्चन नंबर 22, देश कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटा इन ए सोसाइटी। कौन इनमें से कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रेटा, जो सोसाइटी में जो स्ट्रेटा जो लायर्स बनते हैं, कौन इनमें से है? जो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, ये तीन टर्म्स आती है ना हमारे माइंड में। इनइक्वालिटी ये थोड़ी अनयूजुअल लग रही है, ये भी अनयूजुअल लग रही है, ये भी इकोनॉमिक बेस पे, पॉलिटिकल पावर होगा तो बेस पे, इसी तरह सोशल में है ना, कास्ट सिस्टम, ये सब इसी में आता है। तो ये तीन कंट्रीब्यूट करते हैं एक स्ट्रेटा बनने में, यही होता है, मतलब यही तीन फैक्ट। इकोनॉमिक डिफरेंस होगी स्ट्रेटा बनेगा, सोशल डिफरेंस आएगी स्ट्रेटा बनेगा, इसी तरह। तो इस तरह आप ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेटस सिंबलाइजर, स्टेटस क्या सिंबलाइज करता है? क्वेश्चन नंबर 23, सोशल फैक्टर, इसका आंसर क्या आएगा? सोशल फैक्टर, स्टेटस है सोशल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 24, पार्टी क्या सिंबलाइज करता है? ये तो पॉलिटिकल फैक्टर, आपको पता होगा ये। कार्ल मार्क्स इज ए, कहाँ से है आपको ये याद रखना है। कार्ल मार्क्स जो है ना, ये जर्मनी का था, ये बहुत ही रिनाउंड ये सोशलिस्ट है, पॉलीमैथ है, हिस्टोरियन है, इसी तरह ये फिलोसफर भी माना जाता है इसको। तो ये बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी, इसको एज इट इज़ जर्मनी के साथ कनेक्ट करो, याद रखो। किंग्सले डेविस इज़ ए सोशोलॉजिस्ट फ्राम, ये अमेरिका का था, आप इस तरह याद रखो। आपने किसी किंग के लिए, या अमेरिकन अमेरिकन किंग आप याद रखो, अमेरिका के किंग हुआ करते थे, इस तरह कोई भी इमेजिनेशन
मेमोरी में रखो कुछ भी तो आपको ये याद हो जाएगा। अमेरिका किंग के साथ कनेक्ट करो, इस तरह याद हो जाएगा। इसके बाद विल्बर्ट ई मोरी वाज है, कहाँ से था? विल्बर्ट ई मोरी अमेरिकन का था। विल्बर्ट को याद करो, विल होती है ना, अमेरिका एक सुपर पावर, यूएसए एक सुपर पावर कंट्री है ना इस टाइम, तो उसकी मर्जी जो चलती है ना वही करता है। विल के साथ देखो, अमेरिका विल्बर्ट के साथ कनेक्ट करो। क्वेश्चन नंबर 28, वायर किंग्सले डेविस वाज बार्न। किंग्सले डेविस पर्टिकुलरली कहाँ पे बार्न, उसकी बर्थ कहाँ पे हुई थी? टेजिडो, ठीक है, टूजिडो। इतना ये इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन नहीं है, फिर भी अगर आप याद रखना चाहते हो सकता है तो ज़्यादातर आप ये अमेरिका का था, इतना याद रखो। व्हेन वाज किंग्सले डेविस बॉर्न, कब उसकी बर्थ कब हुई थी? 1908, ठीक है। तो इस तरह ये किंग्सले है ना, इसमें अगर इस नाम में देखोगे ना आप, इसमें 8 लेटर्स हैं, यहाँ पे भी 908 है ना लास्ट में, इस तरह आप याद रख सकते हो। What is the basic idea behind the stratification theory of society put forward by Davis and मोरी? इसका behind the मतलब मेन आइडिया क्या है स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी इन दोनों की, डेविस एंड मोरे है ना, इनकी बेसिक आइडिया क्या है इस थ्योरी का? तो इसका जो आंसर है ना वो फंक्शनल नेसेसिटी एज इट इज़, याद रखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, देश इज द वे ऑफ देश इज द वे ए सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 32, इसका जो करेक्ट आंसर है ना मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 33, which are the two elements constitute the modes of production? क्या बोल रहा है? which are the two modes यानी elements constitute the modes of production? क्वेश्चन नंबर 33, इसका करेक्ट आंसर है ना बेस स्ट्रक्चर तो सुपर स्ट्रक्चर, ये याद रखो क्योंकि ये सोसाइटी के साथ रिलेटेड है ना, याद रखो इसको भी। हाउ कार्ल मार्क्स conceptualizes the stratification theory of society? क्वेश्चन नंबर 34, इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। इसीलिए ये आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, सुपर और बेस स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स क्या है? तो प्रोमेटिव, एंशंट, फ्यूडल, कैपिटलिस्ट, ये आपको याद रखना है। एंशंट क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। बाकी मोड्स क्या है? ये तो है, मतलब ये दो जो है ना, ये तो कार्ल मार्क्स ने जो कंसेप्चुलाइजेशन थ्योरी दी ना ऑन द बेस ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन? बेस एंड सुपर। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, कितने हैं और ओवरऑल, तो उनके बारे में बोला गया है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रिमिटिव, एंशंट, फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट, ठीक है। आपको याद रखना फर्स्ट केप, अगर इस तरह याद रखोगे कैप, एफ इज फ्यूडल, सी इज कैपिटलिस्ट, ए इज एंशंट, पी इज प्रिमिटिव, या 5 केप्स आप याद रखो, 5 केप्स। किसी भी तरह आप याद रखो इन चीज़ों को, फिर आपको इजी होगा, क्योंकि जब आप ट्रिक बनाने की कोशिश करोगे ना इन फैक्चुअल चीज़ों के रिलेटेड, आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा और आपको इजीली एग्ज़ाम में मतलब एक क्लिक में आपको याद आ जाएगा मैंने इसके लिए ये ट्रिक बनाई थी, ये इसका आंसर है, आपको आ जाएगा। बस आपके सामने जब वो क्वेश्चन आएगा ना, ऑप्शंस आएंगे ना, ऑप्शंस जब आप कनेक्ट करोगे ना आपको याद हो जाएगा। Which are the stratification which are the stratification found in primitive communism? 36 क्वेश्चन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर है ना क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है। क्यों क्लासलेस? क्योंकि कम्युनिज्म, मैंने पहले भी बोला आपको, कम्युनिज्म में सेम सैलरी हुआ करती थी। प्रिमिटिव जो पहले प्रिमिटिव हुआ करता, मतलब कम्युनिज्म था, इसमें सेम सैलरी, चाहे आप साइंटिस्ट हो चाहे आप मजदूर हो, तो कुछ भी आपका सेम। क्लासलेस यहाँ पे ना मिडिल क्लास था, ना अपर क्लास था, ना लोअर क्लास था, इस तरह आप ये याद रखो। इसके बाद which is the prominent stratification system commonly, ये commonly found in ancient, ये commonly है, इसमें टेक्स्ट एरर आया है, commonly found in ancient societies। क्वेश्चन नंबर 37, इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है मास्टर एंड स्लेव, क्योंकि आजकल स्लेवरी नहीं है ना, ना मास्टर ये सब, तो स्लेव एंड मास्टर एंड स्लेव।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, इज द स्ट्रेटिफिकेशन फाउंड इन फ्यूडलिज्म? फ्यूडलिज्म में स्ट्रेटिफिकेशन है? यस, यहाँ पे है। क्यों यहाँ पे पहले ऊपर होता है लॉ, ये जो फ्यूडल होता है उसके नीचे आते हैं फिर बंदे, इस तरह। तो इस तरह इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवीजन है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, विच आर द प्रो डोमिनेंट क्लासेस कॉमनली फाउंड इन फ्यूडलिस्ट नॉन, ये नॉन नहीं है, फ्यूडलिस्ट इकोनॉमिक system? Which are the predominant classes commonly found in feudalist economic system? क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या है? लॉर्ड एंड सर्फ, जो वहाँ पे प्रोड्यूस करता है वो सब, और लॉर्ड उसको कहते हैं जो लैंड लॉर्ड होगा, ऊपर इसकी ज़मीन होगी, तो ये लॉर्ड एंड सर्फ। ये आपको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बस आपको अच्छे से एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करना है, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है और मटेरियल ढूंढने के लिए। अपना टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा मटेरियल मत पढ़ो, जितना है मतलब उतना पढ़ो और उसके बाद उसको रिवाइज करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लें, आपको रोज़ रिवाइज करना। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो ना, 3 घंटे आपको रिवाइज करना ही करना है चीज़ों को, 7 ही घंटे पढ़ो, इस तरह। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? विच आर द स्ट्रेटा प्रोडोमिनेंटली फाउंड इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी? इसका जो आंसर है ना वो है बोगीसी एंड, एक मिनट, बोगीसी एंड प्रोलिटेरिएटस, ठीक है। ये आपको एज इट इज याद रखना है। विच आर द स्ट्रेटा प्रोडोमिनेंटली फाउंड इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, कार्ल मार्क्स ओपिनियन दैट डैश इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लास इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 41, इसका जो आंसर है ना स्ट्रैटिफिकेशन, सिंपल। स्ट्रैटिफिकेशन कार्ल मार्क्स के ओपिनियन के मुताबिक स्ट्रैटिफिकेशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लास इनइक्वालिटी, एज इट इज याद रखो। 42, डैश इज द फोर रनर ऑफ कास्ट सिस्टम। डैश इज द फोर रनर ऑफ कास्ट सिस्टम, वर्ना सिस्टम, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बोला है जब हम थ्योरी पोर्शन कर रहे थे ना इसी वीडियो में पहले, तो वहीं पे आपने ये पढ़ा होगा। व्हेन वाज लोगस डोमेंट बॉर्न? बस हो सकता है इसका इस रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट, जो सोशोलॉजिस्ट है ना इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इनकी बर्थ कब हुई थी, तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो ये वाला है ना लोगस डोमेंट, ये कब इसकी बर्थ हुई थी? 1911 में हुई थी। इसके बाद हु रोड द बुक होमो है, ये इसमें भी टेक्स्ट एरर आया है। होमो हायरार्किकस द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ये किसने लिखी थी ये बुक? उसका नाम है लॉस डोमेंट। अभी जो 1911 में जिसकी बर्थ हुई थी, अभी हमने देखा। When did the book Homo Hierarchy the Caste System and its Implications, ये कब इसने लिखी? 1970 में, याद रखना। Who introduced the concept of purity and impurity related with caste system? Impurity है ये किसने? क्वेश्चन नंबर 46, इसका जो आंसर है ना लोइस डोन ने, क्या है? लोइस डोन, ये आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन हो ना, इन क्वेश्चंस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आई विल रिप्लाई देयर। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बता देना, बस मैं आपको वहीं पे कुछ टाइम में आपको रिप्लाई करके मतलब कर दूंगा रिप्लाई। आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे। और भी कोई सजेशन आपको चाहिए, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हम कंटिन्यू करते हैं 47 क्वेश्चन नंबर। Who opinioned that caste is a special form of inequality? Special form of inequality। 47, इसका जो करेक्ट है ना, ये अभी इसी ने जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना लोस डोमेंट ने बोला था। इसके बाद हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना 48 है क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे इसका यही आंसर है, GS गुलरे। क्वेश्चन नंबर 49, हु ऑथोराइज्ड द बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया? ये किसने लिखी है? तो ये आपको याद रखना है, ये इसी ने लिखी है। इसके बारे में हमने अभी जो पढ़ा।
जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ये आपको ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्योंकि इंडिया के रिलेटेड है, इंडियन सोशोलॉजी, तो ये आपको याद रखना है, जी एस गुरले। इसके बाद 49 हु अथोराइज्ड द बुक, ये हमने देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, बस 10 क्वेश्चन रह गए बस, ये हो गया ये चैप्टर भी कंप्लीट। गुरी ओपिनियन दैट द मेंबरशिप इन कास्ट इज बेस्ड ऑन, ये किस पे डिपेंड है, इसने बोला है ये बर्थ के रिलेटेड है, फैक्चुअल है, इसने बोला, बस याद रखना है। विच बुक ऑफ गोरे एनालाइजेज द कास्ट सिस्टम इंडिया, इनमें से कौन सी बुक है जो इसको एनालाइज करता है कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसका आंसर है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये इसकी बुक है जो अभी हमने कुछ टाइम पहले हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 52, डैश इज द स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन ऑफ ए फिनोमेना, हमने ये वाली चीज़ें नहीं पढ़ी, बस हायर आर की पढ़ी है ना, रैंकिंग, यहाँ पे हम रैंकिंग देते हैं इस तरह, तो इस तरह आप ये याद रखना, हायर आर की यही टर्म हमने पीछे से पढ़ी है, तो इस तरह आप ये याद रखो। हु रोड द बुक एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किसने बुक लिखी, ये भी आपको याद रखनी है। 53 इसका करेक्ट आंसर है बी आर अम्बेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हु फॉर्मड द ऑर्गेनाइजेशन सत्या सहयोग समाज, सहयोग समाज। 54 इसका करेक्ट आंसर है ज्योति फूल, ये आपने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में भी इसकी जो वो उसने सोसाइटी बनाई थी स्लेवरी के रिलेटेड वो सब, तो इसने भी फ्रीडम स्ट्रगल में भी काम किया है, तो ये आपको याद रखना है, इसने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ज्योति बा फूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, हु रोड द बुक ब्राह्मणिकल कसाब, ये ब्राह्मणिकल, ब्रो एल नहीं है यहाँ पे, ब्राह्मणिकल, ठीक है, कसाब, ये बुक किसने लिखी, बस आपको ये बोलना है। 55 क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है सी, इसी ने लिखी है जो जिसके बारे में हम बता रहे थे अभी, जिस जो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जयोतिबू फूल। इसके बाद 56, विच बुक ऑफ फ्यूल एनालाइज्ड दैट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द स्लेवरी ऑफ लोअर कास्ट, ये कौन सी बुक बोल रही है, इसने एक और बुक लिखी है वो है ये गुलामगरी, ये इस बुक में इसने इसको एक्सप्लेन किया, इसके बारे में एनालाइज किया है। 57, देश द्रविडियन सोशल रिफॉर्मर, इनमें से द्रविडियन सोशल रिफॉर्मर कौन है, द्रविडियन यानी दक्कन सोशल, मतलब साउथ इंडिया में ये ज़्यादा लैंग्वेज भी पाई जाती है, तो इनमें से कौन है तो सोशल, ये परियार है ना, आप देखो ये इंडिया का मैप है ना, साउथ में क्या आता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ केरला है ना, केरला, यहाँ पे एक रिवर है, मुझे अभी इसी टाइम याद है, मैंने सोचा आपको बता, रिवर परियार रिवर है ना, ये केरला में साउथ में है, इस तरह भी आप याद रख सकते हो, द्रविडियन है साउथ में, साउथ के साथ रिलेटेड है, परियार रिवर है, इस तरह आप याद रखो। 58, हु फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मोमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मोमेंट किसने स्टार्ट की, यानी किसने फाउंड की या प्रोफाउंड की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना 58 का, तो वो है क्वेश्चन नंबर 58 का बरियार, इसी ने। द टर्म शेड्यूल्ड कास्ट वाज कोइनड बाय, ये किसने कोइन की थी, ये आपको याद रखना है, साइमन कमीशन। व्हाट इज द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एज पर 2011, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। 16.8, अगर शेड्यूल ट्राइबल्स आया वो है 8.6, ठीक है, इसका डबल ऑलमोस्ट, शेड्यूल ट्राइबल्स हाफ फॉर एग्जांपल, इसका है फुल 16 8, अगर आया शेड्यूल ट्राइबल्स का भी अगर आप लिख सकते हो तो ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब की कितनी है 8.6। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा आर्टिकल हमें अनटचेबिलिटी के बारे में बता रहा है, ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 ऑलमोस्ट, हाँ एक और क्वेश्चन है इसके बाद बस। हु कॉल्ड शेड्यूल कास्ट एज हरिजैनस, हरिजैनस किसने ये बोला था, ये महात्मा गांधी ने बोला था, टेक्स्ट एरर है इसमें भी थोड़ा सा, तो आप ये खुद देख लेना। इसके बाद द सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेटा क्या है, स्ट्रेटम। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ये वाला
सेकंड टॉपिक भी सब यूनिट जो इसका है, यूनिट नंबर 1 का सब यूनिट सेकंड, इससे 2 मार्क्स आ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेहनत भी मैंने की है इसके ऊपर। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर भी करें, जो जो वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें चैनल। आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये भी करो प्लीज़। और अपनी जो फ्रेंड्स हैं जो भी है उनको भी शेयर करें, सो दैट मैं कंटिन्यू करूं इस सीरीज़ को। मैं रोज़ आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाऊंगा हर एक टॉपिक पे। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो कोई भी प्रॉब्लम हो मैं वहाँ पे आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।